हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को, मॉलिक्यूल्स की शेप्स को, उनकी वैलेंसी को, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये प्रोसेस। तो इससे पहले कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बाकायदा तौर पर बात करना शुरू करें, हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन चेक कैसे की जाती है। तो पहली बात हमेशा याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की नहीं होती, बल्कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है जिन मॉलिक्यूल के सेंटर में भी कोई एटम प्रेजेंट हो, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंटर में कोई एटम हो। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हम लोग उनके ऊपर अप्लाई करके उनकी ज्योमेट्री, उनकी शेप्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन अगर मैं लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा हाइड्रोजन। तो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें कोई सेंट्रल एटम नजर नहीं आ रहा। जब हम लोग को कोई सेंट्रल एटम नजर नहीं आएगा तब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से जब भी कोई मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे जिसके सेंटर में एटम हो, तब हम लोग इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हो BF3। अगर आप लोग इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें ये बोरॉन, ये इस तरह से 3 फ्लोरीन। तो अब आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो इस मॉलिक्यूल में आपको सेंट्रल एटम दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो याद रखें, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेंट्रल एटम की होती है। इस तरह से मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है मीथेन CH4। अगर इसको देखें तो ये इस तरह से ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो आपको सेंटर में क्या दिखाई पड़ रहा है? कार्बन दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री और इसकी शेप्स वगैरह। ठीक है, इस तरह से सेंट्रल एटम जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा होंगे तो सबको ही हम लोग जो है वो हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करके उनके स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉलिक्यूल है C2H6, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथेन है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो ऐसे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, इधर इधर यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। तो अब आप यहाँ पे देखें तो आपको सेंटर में ये कार्बन भी नजर आ रहा है, सेंटर में ये कार्बन भी नजर आ रहा है। तो अब इसकी भी आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि सेंटर में है, और ये वाला जो कार्बन सेंटर में, इसकी भी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है। आप लोगों को इस तरह से नहीं कहा जाएगा कि मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करें, नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं। मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कितनी टाइप्स की हैं और इसको हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज है। देखिए हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 4 हैं, S P D F। अब यहाँ पे जो S और P ऑर्बिटल्स हैं, तो हम लोग चूंकि FSC के अंदर S और P ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, तो इसीलिए इसी के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को यूज करेंगे। तो S और P ऑर्बिटल्स, D ऑर्बिटल्स, F ऑर्बिटल, तो इसमें आप लोगों को S P दोनों ऑर्बिटल्स की शेप्स का पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन को यूज कर सकते हैं। तो S ऑर्बिटल की शेप आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए, स्फेरिकल शेप होती है। P ऑर्बिटल की शेप डंबल होती है, डंबल लाइक। अब P ऑर्बिटल जो है इसके फर्दर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, Px, Py, Pz। तो Px जो है इसकी इस तरह से शेप है, Py की जो शेप है वो इस एक्सिस में है,
और PG चूंकि स्पेस में होता है तो स्पेस में तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको थोड़ा इस तरह से शो कर देते हैं, ऐसे करके। यानी इस वाले एक्सिस को हम लोग x एक्सिस बोल देते हैं, y एक्सिस बोल देते हैं। अब z एक्सिस होता है यहाँ पे। अब हम लोग इस व्हाइट बोर्ड पे ये वाला स्पेस वाला एक्सिस तो नहीं शो कर देते, तो हम लोग इसको थोड़ा इस तरह से टेढ़ा ड्रॉ कर देते हैं। तो अब इसको हम बोल देते हैं z एक्सिस। तो अब ये दरअसल इस तरह से है। तो अब हमने ये जो ड्रॉ किया हुआ है तो दरअसल ये स्पेस में है ऑर्बिटल, तो ये थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ करते हैं, तो ये z को रिप्रेजेंट करता है, px py और ये pv ऑर्बिटल्स। तो इनकी शेप्स तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, तभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे बात कर सकते हैं। इस तरीके से d और f ऑर्बिटल्स जो हैं, d ऑर्बिटल्स में जो है वो दो डबल आ जाते हैं, जैसे इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे करके। और जो f ऑर्बिटल है इसकी शेप थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसमें तीन ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, जैसे एक ऑर्बिटल ये इस तरह से, ये f का एक ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह से होती है, तीन डंबल आ जाते हैं इसके अंदर। तो चलिए ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं, ये हमारे टॉपिक में नहीं है, हम लोग सिर्फ बात करेंगे f और p ऑर्बिटल्स की, तो इसी की हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे। इस तरह से अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स की बात करें f और p के लिहाज से, तो सिर्फ तीन तरह की टाइप्स होती हैं, sp3, fp2, sp। तो s और p ऑर्बिटल के लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन की कितनी टाइप हुई? तीन, sp3, fp2, sp। इस तरीके से d को शामिल करें तो sp3d, sp3d2, sp3d3 सो ऑन, इस तरह से टाइप होंगी। तो हमने जिनके ऊपर डिटेल से बात करनी है वो s और p ऑर्बिटल के हिसाब से, यानी हम लोग अपने इस क्लास में sp3, fp2 और fp हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेक कैसे करनी, हमें कैसे पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बड़ी सिंपल और आसान ट्रिक है। इसको यूज करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि सेंट्रल एटम की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को हमने यूज करके उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए जैसे मेरे पास अब ये मीथेन है, अब इसमें जो कार्बन है, अब मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। अब ये इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, sp2, sp में से कौन सी एक्सप्लेन करनी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको मैंने sp3 के तरीके से एक्सप्लेन करना है, इसको मैंने sp2 के तरीके से एक्सप्लेन करना है, इसको मैंने sp के तरीके से एक्सप्लेन करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपने ये पता लगाना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? देखें आप लोग यहाँ पे देखिए तो एक s और 3p नजर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक s 3p इसको हम लोग बराबर लिख देते हैं 4 के। एक s 2p नजर आ रहे हैं, इसको बराबर लिख देते हैं 3 के। एक s और 1p 2 के बराबर लिख देते हैं। sp3d तो कितने ऑर्बिटल हो गए? एक s है, 3p हैं, 4 हो गए, ये 5 हो गए। इस तरह से sp3d2 इसको काउंट करें तो 6 हो गए। sp3d3 इन सबको काउंट करें तो 7 हो गए टोटल। तो अभी देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि आपको करना क्या है, अगर आपको पता लगाना है कि सेंट्रल एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपने करना क्या है, आपने सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सेंट्रल एटम के अंदर, ये आपने काउंट करने हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के पास वो आपने काउंट करना है, दोनों को प्लस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास मॉलिक्यूल है, चलो इसी को लिख लेते हैं, CH4 है, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, कार्बन सेंटर में है, तो सेंट्रल एटम के सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड की सिंपल पहचान कैसे होती है कि एटम जिस दूसरे एटम के साथ अगर सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है तो वो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो अब यहाँ पे देखिए दो एटम्स के दरमियान एक ही बॉन्ड है, जब एक बॉन्ड हो तो सिग्मा होता है, अगर दो एटम्स के दरमियान दो बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, अगर दो एटम्स के दरमियान तीन बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड ही एक है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड बात है कि ये सिग्मा बॉन्ड है।
तो यहाँ पे देखें एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन यहाँ पे चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितने हैं, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली ये पता लगाना है कि ये जो सेंट्रल एटम है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप नंबर 4th A है, 4th A है, इसमें ये प्रेजेंट है। पहला मेंबर है कार्बन, इसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड प्रेजेंट होते हैं। तो अब 4th A का मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। तो आप लोग यहाँ पे नोट करें, तो कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 ही इसके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही इसने यूज कर लिए। इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। जब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा तो हम लोन पेयर की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 0 आंसर आएगा 4। अब आप लोग 4 को देखें तो 4 क्या है, यहाँ पे हम लोग को नजर आ रहा है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन है सेंट्रल एटम, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह से हम लोग पता लगा लेंगे कि इसके अंदर हमने अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है तो हाइब्रिडाइजेशन किसको एक्सप्लेन करेंगे, sp3 वाली टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, तभी हम लोग इसकी ज्योमेट्री को हम लोग शो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है NH3, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। अब नाइट्रोजन जो है ये 5th ग्रुप का मेंबर है, 5th ग्रुप का नहीं, 5th A ग्रुप का मेंबर है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 3। सेंट्रल एटम यही बनेगा ना, यही वाला नाइट्रोजन सेंटर में, हाइड्रोजन तो बाहर है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को 3 सिग्मा बॉन्ड लिख दिए। अब लोन पेयर कैसे, बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके टोटल हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 और 2 ऊपर लिखे हुए 5। तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड में यूज हो गए, तो पीछे बच गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर, पेयर एक ही बनता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर बोलते हैं। तो एक पेयर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब नाइट्रोजन को जब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को यूज करना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ही यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे क्लियर हो गया सबको। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, देखिए अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है इथेन का, यानी C2H6। अब इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें तो 2 कार्बन है, ये रहे 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 इधर 3 इधर, 6 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बन गया C2H6, ठीक है। अब इसमें 2 सेंटर नजर आ रहे हैं आप लोगों को, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, एक को नहीं। इस मॉलिक्यूल का अगर आप लोग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहते हो थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको दोनों कार्बन की ही हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि दोनों कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इस कार्बन को देखें यहाँ पे, तो आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 4 हुए प्लस। अब इस कार्बन की लोन पेयर 4th A ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब कोई भी इसके पास लोन पेयर नहीं होता, तो लोन पेयर की जगह 0 लिखेंगे, तो आंसर आया 4। मतलब दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, इस तरह से नेक्स्ट कार्बन को देखें तो इसमें आपको 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इसके पास भी लोन पेयर कोई नहीं है, तो इसका मतलब 4 + 0 आंसर क्या आएगा, 4। इसका मतलब दिस कार्बन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि कार्बन जो है या कोई भी एटम्स जो है वो सेंटर में आता है और वो हमेशा एक ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करे। जैसे इधर कार्बन ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ऐसा जरूरी नहीं है कि चेन के अंदर जो 2 कार्बन आ रहे हैं बस वो एक ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कंपाउंड है कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोपीन को, किसको लिख रहा हूँ, प्रोपीन, अल्कीन ग्रुप का मेंबर है ये। एक हाइड्रोजन इधर आ गई, इसके साथ आ गई 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब यहाँ पे आपको कितने सेंटर नजर आ रहे हैं, 3 सेंटर नजर आ रहे हैं। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस कार्बन के को देखें तो 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 4 सबको नजर आ रहे हैं। ओके, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 4। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
नेक्स्ट कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखेंगे तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे दो बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा ना, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 3 प्लस लॉन पेयर तो कार्बन के पास होता नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 3। तो जिसका आंसर 3 है, जिसका आंसर 3 है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड हुआ, sp2। देखिए एक ही मॉलिक्यूल में आ रहे हैं सेंटर में, तो हाइब्रिडाइजेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट सेंटर की डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, जैसे इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो इसलिए आपको किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले उसके सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन को एक दफा जरूर चेक करना है, ताकि आप लोग उसी के करस्पॉन्डिंग उसको एक्सप्लेन कर सकें। इस तरह से इस कार्बन को देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों में से भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 3 आंसर आएगा, लॉन पेयर तो है नहीं, तो दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो एक और हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास है BF3, ये नहीं जी 3 फ्लोरीन इसके साथ BF3 का मॉलिक्यूल है। अब इसके सेंटर में क्या नजर आ रहा है, बोरोन, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, कैसे चेक करेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे। बोरोन सेंटर में है, आपको पहचान करनी है कि ये किस ग्रुप का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में, तो ये ग्रुप जो है वो 13 ग्रुप बनता है, जिसको हम थर्ड ए भी बोलते हैं। तो थर्ड ए ग्रुप का मेंबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो तीनों इलेक्ट्रॉन उसने यूज किए हुए हैं, इसका मतलब इसके पास लॉन पेयर यहाँ पे नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 3, तो लिखेंगे 3 प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, वो तो कोई भी नहीं है, 3 थे, तीनों यूज हो गए यहाँ पे, तो 0। आंसर कितना आया 3 मतलब यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड के तरीके से। तो यहाँ पे बोरोन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 होगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इथाइन की। तो ये देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सेंटर में 2 कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं। इस कार्बन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 2 प्लस लॉन पेयर तो होता नहीं है कार्बन के पास, तो आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब जिसका आंसर 2 आए वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इस कार्बन को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मुझे sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा जी, इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मेरे पास है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। तो BeCl2 का अगर हम स्ट्रक्चर लिखें, स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे, क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब सेंटर एटम में बेरिलियम है, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है पता लगा सकते हैं। बेरिलियम जो है आपको पता लगाना पड़ेगा कौन से ग्रुप का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में, तो ये सेकंड ए ग्रुप का मेंबर है। तो सेकंड ए ग्रुप मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ही यूटिलाइज हैं, इसका मतलब इसके पास लॉन पेयर नहीं है। जब लॉन पेयर नहीं है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, कितने नजर आ रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, प्लस लॉन पेयर है नहीं, तो आंसर क्या आएगा 2, और इसका आंसर 2 आए, वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे बेरिलियम जो है, अगर मुझे इसके स्ट्रक्चर को, इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं कौन सी टाइप को यूज करूंगा, sp टाइप को यूज करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, यहां तक जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखे हैं मॉलिक्यूल के, जिनकी अपने एग्जांपल्स यहां पे लिखे, इनमें हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता था, आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए और नंबर ऑफ लॉन पेयर काउंट कर लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों को मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता, आपको पता ही नहीं है कि इसमें कितने बॉन्ड बने हुए हैं, स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है, ड्रॉ ही नहीं करना आता आप लोगों को, तो फिर अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी पड़ जाए तो कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास हो ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड, आपको नहीं पता कि ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, या आपके पास हो ज़ीनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, आपसे कहा जाए इसका जो है इसमें ज़ीनोन सेंटर में है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। तो आपको तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता, तो आप कैसे शो करेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। या इस तरह से
आपके पास आयन वगैरह आते हैं, जैसे अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव आयन, तो आपने कभी इसका स्ट्रक्चर देखा ही नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। तो जब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आएगा तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करोगे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी नहीं काउंट कर सकते यहाँ पे। तो फिर इसमें ये जो सेंट्रल एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो अगर हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है IF7, इसमें ये सेंटर है, तो आपको इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता तो आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट कर पाओगे। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट कर पाओगे तो फिर आप लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन को चेक नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए एक और ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग उसको यूज करके इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या है, चलिए दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में अगर आप सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या देखना है, आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। ठीक है, एक चीज आपको ये देखनी है, एक चीज तो होगी नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, प्लस क्या करना है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम्स अटैच हैं उनकी तादाद को लिखना है और आपने प्लस करना है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है ज़ीनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, ये कंपाउंड आपके पास आ गया और आपसे कहा जाता है कि ये जो ज़ीनोन है सेंट्रल एटम, इसमें बताइए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता, तो आप लोग फिर अब इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि इसके साथ कितने एटम्स अटैच हैं। तो एक ऑक्सीजन और दो फ्लोरीन, टोटल कितने एटम्स हुए 3। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स अटैच के लिए यहाँ पे क्या लिखना है 3 प्लस। अब आप लोगों को पता लगाना है कि ज़ीनोन के लोन पेयर कितने हैं। तो इसका पता लगाना बड़ा आसान तरीका है, आपको ये पता लगाना है कि किस ग्रुप का मेंबर है। ज़ीनोन ग्रुप नंबर 8A का मेंबर है। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 8A है इसका मेंबर है ज़ीनोन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए इसके 8। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है आप लोगों को। देखिए ऑक्सीजन जो है ना, ये 6 ग्रुप का मेंबर है, इसकी वैलेंसी होती है 2, यानी ये जब भी किसी एटम के साथ जुड़ेगा, जब भी कभी ऑक्सीजन किसी भी एटम के साथ लिंक करेगा तो 2 बॉन्ड बना के लिंक करेगा। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7A का मेंबर है, इसकी वैलेंसी यूजुअली 1 होती है, तो ये जब भी किसी एटम के साथ जुड़ता है तो 1 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ज़ीनोन जो है इसने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जैसे ही ज़ीनोन लगेगा तो 2 बॉन्ड ही इसको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। और 2 फ्लोरीन भी लगे हुए हैं यहाँ पे ज़ीनोन के साथ, इसका मतलब ज़ीनोन इन 2 फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड ही बना सकता है। तो इसका मतलब ज़ीनोन जो है जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से लिंक करेगा तो ज़ीनोन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके यहाँ पे यूज हो जाएंगे। और फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के साथ ज़ीनोन ने बॉन्ड बनाना है 1, दूसरी फ्लोरीन के साथ भी ज़ीनोन का बॉन्ड है, ऐसे करके तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो जाएगा, 1 यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो अब आप देखें इस मॉलिक्यूल में ज़ीनोन जो है इसने कितने इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज किया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को इसने यूटिलाइज कर लिया। टोटल है कितने इसके पास 8, तो 8 में से 4 तो यूटिलाइज हो गया, पीछे कितने बच गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर पेयर में देखें तो कितने पेयर बच गए, 2 पेयर बच गए, क्योंकि पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 2 लोन पेयर हुए ज़ीनोन के पास, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे फिर 2, तो आंसर क्या आएगा 5। तो 5 आंसर किसमें होता है sp3d। इसका मतलब यहाँ पे जो ज़ीनोन है ये sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो मुझे sp3d हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास है ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, तो अब हम लोग इस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाना चाह रहे हैं, तो हम इस ट्रिक को यूज करके पता लगा लेते हैं। तो कितने एटम्स के साथ अटैच है, 6 के साथ, तो लिखेंगे 6 प्लस इसके लोन पेयर काउंट करेंगे। ज़ीनोन किस ग्रुप का मेंबर है, 8A ग्रुप का मेंबर है, तो 8A ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 फ्लोरीन के साथ यूटिलाइज हो गए, क्योंकि फ्लोरीन ने ज़ीनोन के साथ बॉन्ड बनाना होता है 1, तो 6 ज़ीनोन के इलेक्ट्रॉन यूज हो गए फ्लोरीन के साथ, पीछे कितने बच गए 2 बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर कितना बचा 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1। समझ आ गई सबको। तो 6 + 1 7 के बराबर है, तो 7 मतलब क्या होता है sp3d3। इसका मतलब
अब इसके अंदर जो ज़ीनोन है वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड है, sp3d3। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर मेरे पास मॉलिक्यूल आ जाता है IF7, क्या मॉलिक्यूल है, IF7, और पूछा जाता है कि सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दें कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने एटम के साथ अटैच है, 7 के साथ अटैच है। प्लस आयोडीन किस ग्रुप का मेंबर है, 7th ग्रुप का मेंबर है। कौन से ग्रुप का मेंबर है, 7th ए ग्रुप। नंबर अगर आप लोग 1 2 के हिसाब से काउंट करें ना तो 17 ग्रुप बनता है, लेकिन अगर आप लोग ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप के लिहाज से पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये बनता है 7th ए। 7th ए मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं और यहाँ पे एटम्स भी 7 हैं, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 एटम के साथ जुड़ने में, बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। तो लॉन पेयर तो कोई ना होगा फिर इसके पास, तो लॉन पेयर की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो आंसर क्या आया, 7। और 7 आंसर किसका आता है, sp3d3 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आयोडीन जो है इस मॉलिक्यूल में sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम लोग इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई आयन आ जाए, तो जब आयन आएगा तो आयन के भी सेंटर में एटम होगा, उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको। तो जब आयन आएगा तो आयन भी आप लोगों को फिर दो तरह के दिखाई देते हैं, या तो कैटायन दिखाई देंगे या आप लोगों को एनायन दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आयन आ जाता है अमोनियम NH4 पॉजिटिव, अब आपसे कहा जाता है कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, बताओ कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी सेंट्रल एटम की। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो आपको क्या करना है, फिर इसी ट्रिक को यूज करना है। नाइट्रोजन कितने एटम्स के साथ अटैच है, 4 के साथ, तो 4 लिख देंगे। प्लस इसके लॉन पेयर देखने हैं हम लोग को। तो देखिए नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है, 5th ए ग्रुप का मेंबर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके यूज हो गए हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हाइड्रोजन के साथ। तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप नाइट्रोजन के ऊपर देखें तो क्या नजर आ रहा है, प्लस नजर आ रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव्ड है, क्या है, रिमूव्ड है, तभी तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अगर ये इसके पास होता तो फिर प्लस चार्ज नहीं होना था। प्लस चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास नहीं है, इसका मतलब इसके सारे इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए। जब इसके सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो नंबर ऑफ लॉन पेयर क्या हो गए, 0 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 4। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है जिसका आंसर 4 आता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास एक और आयन है, जैसे हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव, तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन आपको सेंटर में नजर आ रहा है, 3 हाइड्रोजन है इनकी साइडों पे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाना है, तो कैसे पता लगाएंगे, 3 एटम्स के साथ अटैच है तो लिखेंगे 3 प्लस लोन पेयर का पता लगाना है। किस ग्रुप का मेंबर है, 6 ग्रुप का मेंबर, 6th ए ग्रुप का मेंबर, ठीक है, 6th ए। अब 6th ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। तो 6 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज हो गए, पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक प्लस चार्ज आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, तभी तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज नजर आ रहा है आप लोगों को। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, पीछे कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर मतलब यहाँ पे लिखो 1 और आंसर आ जाएगा 4, और जिसका आंसर 4 है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। अच्छा, इस तरह से कोई भी कैटायन आप लोगों के सामने आ जाए और उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाना पड़े तो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं एनाइन की। अगर एनाइन आ जाए तब कैसे पता लगाएंगे, देखिए अगर मेरे पास है सल्फेट आयन SO4-2, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, कैसे चेक करेंगे, कितने एटम अटैच है इसके साथ, 4 प्लस इसके पास लोन पेयर कितने ही हमें देखने। सल्फर किस ग्रुप का मेंबर है, 6th ए ग्रुप का मेंबर है। 6th ए ग्रुप मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ऊपर -2 का चार्ज दिखाई दे रहा है सबको, ओके। तो 6 -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और भी इसमें ऐड है, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड है। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2। इसका मतलब एक सल्फर जो है जब कभी एक ऑक्सीजन के साथ लगेगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 ऑक्सीजन है तो
चार दफा ऑक्सीजन के साथ लगा होगा। जब ये चार दफा ऑक्सीजन के साथ लगा होगा तो आप नोट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो लॉन पेयर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो क्या लिखेंगे 0, तो आंसर क्या आएगा 4, और 4 आंसर किसका आता है sp3 का। इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी एक्सप्लेन करेंगे, sp3, सल्फर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी केटाइन या एनाइन के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का पता है तब भी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर का नहीं पता आप लोगों को, सेंट्रल एटम का आपसे पूछ लिया जाए बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो आप लोग तब भी बता सकते हैं। ठीक है।